हाँ, तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो है वो चंद्रमा है टाइटन, याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे टाइटन पे भेजने की बात करी गई है इस ड्रैगन फ्लाई मिशन को, तो कारण क्या है, रीजंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस, मुख्य कारण है क्या इसके। तो मुख्य कारण जो है वो इन सर्च ऑफ लाइफ, यानी कि वहां पे जीवन होने की संभावना से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, कि लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहां पे या नहीं है, ये मुख्य कारण है यहाँ का। यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना, क्योंकि टाइटन जो है कोई छोटा मोटा चंद्रमा नहीं है, ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। ये लॉन्च करा जाएगा 2027 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रख लेना, 2027 में। पहुंचेगा कब वहां जाके, 2034 में। देखो जरा कितना दूर होगा ये यहां से, अर्थ से। 2027 में लॉन्च करा जाएगा, पहुंचेगा 2034 में, दोनों के दोनों ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी इतनी बात? गुड। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। टाइटन जो है, सैटर्न का तो हमें पता चल गया कि सेकंड लार्जेस्ट मून है, और पूरे सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट मून है, यानी कि पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है ये, सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम। तो नंबर 1 पे कौन रहेगा? गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड। ये सबसे बड़ा चंद्रमा है, द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, गैनीमेड, ठीक है। हाँ जी, कपिल किसका है ये? शाबाश, वेरी गुड। ये जुपिटर का है, बृहस्पति का चंद्रमा है गैनीमेड, और सबसे बड़ा है सौरमंडल का। चलो इसको मिटाता हूं फटाफट, क्योंकि काफी और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, जो टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, जो वो नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ टाइटन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ के जो क्लाउड्स हैं, टाइटन के जो क्लाउड्स हैं, यहाँ पे जो बादल है वो किससे बने हुए हैं? मीथेन से, ठीक है, मीथेन से। टाइटन पे जो बादल है वो मीथेन से बने हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है टॉपिक ये। चलो अगले टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। जो अगला आज न्यूज में चल रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था जीएसटी के बारे में। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि डी कोड कैसे करना होता है, खुद भी पढ़ो तो। टॉपिक जो था द हिंदू में, हेडलाइन थी, मार्च सीज सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन ऑफ 1.6 लाख करोड़, कि मार्च में सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है 1.6 लाख करोड़ की। अब देखो, एग्जामिनर कभी भी तुमसे ना तो ये नंबर पूछेगा कि कितने लाख करोड़ की कलेक्शन हुई, कब हुई, कौन से मंथ में हुई, एकदम बेतुकी बात है। एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट करेगा, वो कहां से क्वेश्चन उठाएगा, वो इससे क्वेश्चन उठाएगा कि जीएसटी क्या चीज है। तो हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है हमेशा, रट्टा उसको नहीं मारना जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखनी है। तो जीएसटी की बात करी जाए, ठीक है, तो जीएसटी क्या चीज है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरी बात, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, अप्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें जो कस्टमर है वो
आप ये कह सकते हो सरकार को डायरेक्टली टैक्स नहीं देता, इन विच कस्टमर डू नॉट पे द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। सरकार को डायरेक्टली टैक्स नहीं देता, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। और जीएसटी की बात अगर करी जाए तो जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था देश में। और इसके लिए जो अमेंडमेंट करी थी संविधान में वो 101वीं अमेंडमेंट थी, यानी कि 101st अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, संविधान में 101वीं जो है वो संशोधन करा गया था इसके लिए। जीएसटी लागू क्यों करा गया? जीएसटी लागू करने की सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इतने सारे थे कि उनको समअप करने, अब कंफ्यूजन हो जाता था सरकार को भी कि कौन सा टैक्स है किस चीज के ऊपर, इतने सारे डिवाइडेड थे ये डिफरेंट अलग अलग। तो इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन्होंने क्या करा, एक जगह पे रख लिया, यानी कि उनको समअप कर दिया, कंक्लूड कर दिया, और उन सभी को मिला के किसका निर्माण करा गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का। ठीक है, तो इसने नॉर्मल जो बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस कर दिया और एक टैक्स रखा गया पूरे देश में जिसका नाम रखा गया जीएसटी। याद रखोगे इस बात को। अब इसके टाइप्स लिख लो जरा याद। एक आता है इसका एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट्स का। एस से क्या रहेगा? स्टेट्स। स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बाकी सेम यही, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा जो रहता है वो रहेगा आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी, सीजीएसटी का मीनिंग रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सी से सेंट्रल, केंद्र, जो केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक है, फिर आपका रहता है एक आईजीएसटी। आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या चीज है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो इसकी जो बात करते हैं एसजीएसटी की, देखो स्टेट्स की ना बात आ रही है, सेंटर में सेंट्रल की। ठीक है, अगर मैं आईजीएसटी की बात करूं तो आईजीएसटी आपका कहां पे अप्लाई होता है? ये आपका लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, यानी कि आयात और निर्यात पे आईजीएसटी। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे। मिटा दूं उसको मैं? ओके। अब देखो इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखो मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बड़े एग्जाम भी कवर होंगे हमारे और छोटे एग्जाम भी कवर होंगे। ठीक है, करंट अफेयर दोनों के लिए चलेगा ये। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करी जाए तो जीएसटी परिषद एक, ये क्यों बनाया गया है? ये इन जीएसटी के संबंधित जो है वो डिसीजंस लेता है। ठीक है, सबसे बड़ी आप ये कह सकते हो कमेटी है काइंड ऑफ, ये सबसे सबसे बड़ी, यानी कि अपेक्स पे जीएसटी से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना होगा तो जीएसटी काउंसिल का बहुत अहम योगदान रहेगा इसमें। ठीक है, और ये यूनियन को यानी कि केंद्र को या राज्यों को रिकमेंडेशंस देता है जीएसटी से संबंधित। ठीक है, तो ये इसका काम है जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है, राष्ट्रपति के पास। और कौन से आर्टिकल के तहत इसको ये अधिकार दिया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? वो दिया जाता है आर्टिकल 279 ए, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत इसको जो है अधिकार दिया जाता है राष्ट्रपति को कि वो जीएसटी काउंसिल का निर्माण कर सकता है। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ सेंटर या स्टेट के नहीं होती, ये सेंटर पे भी एप्लीकेबल है, केंद्र पे भी और राज्यों पे भी, स्टेट्स पे भी, दोनों जगह एप्लीकेबल है जीएसटी काउंसिल।
अगर जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूं, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन रहेगा? चेयरमैन जो होता है इसका, वो हमारे हमारे पास रहता है, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। वो क्या रहेगा इसका? अध्यक्ष, चेयरमैन। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इससे संबंधित, काफी ज्यादा ये। अगली जो न्यूज में चल रहा था टॉपिक, वो था हमारे पास टाइगर रिजर्व से संबंधित। अब न्यूज क्या थी, मैं आपको न्यूज पढ़ के बता देता हूं। न्यूज में लिखा गया था, बंदीपुर कंप्लीट्स 50 years एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ट्रेसेस लेगेसी टू महाराजास। यानी कि डायरेक्टली यहां पे बात किसकी करी गई है? बांदीपुर की। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करी गई है। तो पेपर में ये नहीं पूछेगा कि इसने कितने कंप्लीट करे हैं, 50 इयर्स कंप्लीट हुए या कितने। तो दे विल आस्क बांदीपुर टाइगर रिजर्व के ऊपर इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बारे में सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है A to Z, इसकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी होगा वो सब इसमें जान लेंगे। ठीक है, अगर मैं बंदीपुर की बात करूं, तो पहले जो पॉइंट न्यूज में ही लिखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित हुआ है। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी जाए तो ये आया था 1973 में, याद रखना इस बात को। और ये भाई लोग क्वेश्चन आ भी चुका है प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। सेंटर के एग्जाम में तो आया, लेकिन हिमाचल के एग्जाम में भी आया क्वेश्चन ये, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू करा गया था? तो 1973। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। ठीक है, अब जब ये स्थापित हुआ था तब ये छोटा था, लेकिन इसको कंप्लीट टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इसके साथ एक और वाइल्ड लाइफ पार्क जोड़ा गया था, जिसका नाम था वेणुगोपाल। वेणुगोपाल वॉज एडेड टू इट। इसके साथ वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क को जोड़ा गया, तब जाके जो है 1985 में ये कंप्लीट टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना इस बात को। इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो ये देखो, इसको ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, ये 3 स्टेट्स के, ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स। थ्री स्टेट्स, 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पे, यानी कि जहां पे तीनों राज्य की सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। कौन कौन से रहेंगे ये? कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसके साथ केरला। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इनके ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इन जनरल अगर बात करूं कि मेजोरिटी में जो इसका हिस्सा किस में आता है, वो आपका आता है कर्नाटका में। ठीक है, तो उसको कर्नाटका में भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है, तो आप उत्तर क्या करोगे? कर्नाटका। ठीक है, और बड़ा एग्जाम आता है वो इस तरीके से लिखता है कि ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ दीज स्टेट्स, तब आप इन स्टेट्स के नाम याद रखो। ठीक है, और ये जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल का हिस्सा है ये। इसके आसपास आगे चलो, आगे फटाफट लिखते हैं। इंफॉर्मेशन और भी है, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है।
इसके आसपास जो टाइगर रिजर्व हैं और उनके नाम है मुदुमलाई, ये इसके आसपास है। ठीक है, एक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है इसके आसपास जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और दूसरा बेनंद। ठीक है, बेनंद, बेनंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेनंद वन्य जीव अभयारण्य, ये केरला में है। ठीक है, ये केरला में है, तो ये दोनों इसके आसपास हैं, ये भी याद रखना आप। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS, वन्य जीव अभयारण्य। चलो, अगला जो मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा ना भाई, ये बड़े एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लैरिकल वाले चाहे स्किप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है, पढ़ाई में कुछ स्किप नहीं करना, जितना ज्यादा जानोगे उतनी अच्छी बात है। देखो, अगर बांदीपुर के साथ नागरहोल प्लस नागरहोल प्लस मुदुमलाई, मुदुमलाई प्लस सथ्यामंगलम, सथ्यामंगलम और बेनंद, बेनंद, अगर इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को देखा जाए मिला के, बांदीपुर, नागरहोल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, मुदुमलाई, सथ्यामंगलम और बेनंद, इनको जोड़ा जाए तो ये सारा का सारा जो एरिया बनता है भाई लोग, ये इस एरिया में विश्व में सबसे ज्यादा आपको टाइगर की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी को जोड़ दिया जाए अगर साथ में, इन सभी को एक तरीके से देखा जाए तो इन एरियाज में विश्व की सबसे ज्यादा टाइगर्स की जनसंख्या यहां देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके आसपास रिवर्स कौन सी है, रिवर्स के बारे में भी लिखो। तो काबनी रिवर इसके आसपास है, काबिनी रिवर, जो कि इसके उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में। ठीक है, और मोयार रिवर, लोकल नदी है बेसिकली ये। मोयार रिवर वो इसके साउथ में स्थित है, काबिनी इसके नॉर्थ में, मोयार साउथ में। और इस जो बेसिकली ये जो टाइगर रिजर्व है, इसके बीच से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुगु, नुगु रिवर। ठीक है, ये इन डेप्थ पॉइंट होते हैं, नुगु नदी, ये इसके बीचों बीच से होके निकलती है। ठीक है, और इसी जो टाइगर रिजर्व है आपका, साथ में ये नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसमें टाइगर रिजर्व भी रखा गया। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है इसमें, उसका नाम है हिमबंद, हिमबद गोपाला स्वामी, हिमबद गोपाला स्वामी बेटा, ये चोटी का नाम है जो सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पे इस नेशनल पार्क में। ठीक है, बाकी फटाफट से देख लेते हैं कि कर्नाटका में और कौन कौन से
टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो कर्नाटका में इसके अलावा भद्र टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट आ भी चुका है, यूपीएससी में आया था, भद्र टाइगर रिजर्व। फिर नगरहोल अभी हमने बात करी जिसकी, नगरहोल। फिर दंदेली अंशी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका यूपीएससी में। ठीक है, दंदेली अंशी, नगरहोल, भद्र, ये सब मुख्य जो है वो टाइगर रिजर्व्स हैं। ये भी कहाँ पे हैं? कर्नाटका में, कर्नाटका। ओके, तो ये लोग भाई ये, हाँ तनु ये बोला नगरहोल, नगरहोल NAGARHOLE। ठीक है, हाँ नगरहोल। क्लियर हो गया सभी को? हम्म, तो ये था बांदीपुर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के बारे में, न्यूज में चल रहा था, ये आया हुआ था न्यूज में। ठीक है, तो इसको भी हमने कर लिया। अगला आज न्यूज में आया है, जो टॉपिक आया है, लिखा है इन बाइसन हिल्स, ठीक है, बिसोन हिल्स या बाइसन हिल्स, वेडिंग बेल्स फॉल साइलेंट एज कोंडा रेड्डी ट्राइबल फेस कल्चरल ट्रॉमा। यानी कि इसने देखो अब हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, जो इसने एक ट्राइब की बात कर दी है इसने, कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी ट्राइब, कोंडा रेड्डी जनजाति। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपरों के लिए, क्योंकि इसने ये मेंशन कर दिया इसमें। बाकी हम कुछ नहीं जाएंगे कि क्या न्यूज में था, शादी हुई लड़की की, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट। और इसके बाद मैं तुम्हें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, फिर देखना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी का नाम सुन के किसी ने घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ भाई बड़े फ्री कोई, कुछ नहीं होता। तुम एक बार ये पढ़ो टॉपिक, फिर तुम खुद सॉल्व करोगे उसको। तो न्यूज में क्या चल रहा था कि यहाँ पे शादी हुई है किसी किसी लड़की की, जो इस ट्राइब से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ चल रहा था। हम फटाफट अपने काम की बातों पे जंप करते हैं। कोंडा रेड्डी ट्राइब की अगर बात करी जाए, ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लैरिकल के लिए भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलेगी आपको कोंडा रेड्डी ट्राइब। ठीक है, और काफी बैकवर्ड ट्राइब है ये, काफी ज्यादा बैकवर्ड ट्राइब है। ठीक है, इसके ये मुख्यतः गोदावरी नदी के आसपास जो है वो रहते हैं, देखने को मिलेगी आपको गोदावरी नदी के आसपास ये ट्राइब, नियर बाय गोदावरी रिवर। जंगलों में रहते हैं, इन द इंटीरियर फॉरेस्ट। और इनकी जो मुख्य भाषा है, इनकी जो मुख्य भाषा है कोंडा रेड्डी ट्राइब की, वो आपकी कौन सी है? तेलुगु है, तेलुगु। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है तेलुगु में, जो ये बोलते हैं या बाकी लोग जो तेलुगु बोलते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंस ये है कि इनका जो बोलने का जो तरीका है ना इस भाषा को, वो थोड़ा अलग है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कोंडा रेड्डी ट्राइब का। इतनी बातें याद कर लो, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में देखने को मिलेगी आपको कोंडा रेड्डी ट्राइब, कोंडा रेड्डी जनजाति, गोदावरी नदी के आसपास रहती है ये, भाषा है इनकी तेलुगु। अब इस ट्राइब को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, पीबीटीजी में। अब ये पीबीटीजी क्या बीमारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी पड़ेगी यहां से, क्या रखा गया है इसको? पीबीटीजी कैटेगरी के अंदर रखा गया है इस ट्राइब को। पीबीटीजी का मीनिंग क्या होता है? फुल फॉर्म लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली वी से वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स,
ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पी से पर्टिकुलरली, वी से वल्नरेबल, टी से ट्राइबल एंड जी से ग्रुप। यानी कि वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ एकदम। तो इनको इस कैटेगरी में रखा गया है पीवीटीजी में। देखो आपको क्लैरिकल में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसको एक्सपैंड करने के लिए आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी होती है जनजातियां ये, ठीक है, तो तब आप इजिली आंसर कर पाओगे इसका। इतना याद रखोगे तो ये आपने याद रखना है। और पीबीटीजी की बात करें, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आई थिंक अभी भारत में 75 ट्राइब्स को इसके अंदर रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको लिख लेना। भारत में भी 75 ट्राइबल ग्रुप्स को पीबीटीजी में रखा गया है, 75, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या तुम लोग इससे संबंधित? क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका यूपीएससी 2019 के एग्जाम में। को बड़ा दूर की बात नहीं है, पास की बात है। मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं थोड़ा सा, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में पूछा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीबीटीजी इन इंडिया। देखो कि पीबीटीजी से संबंधित जानकारी दो या निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को देखो कि सही क्या है गलत क्या है। तो जो पहला पॉइंट इसमें जो लिखा है, स्टेटमेंट ए जो लिखी है भाई लोग, वो लिखी है पीबीटीजीज रिजाइड, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में भी, ठीक है, तो टेंशन लेनी। रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। यानी कि 18 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट इसने दी के रखी है, इसने लिखा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट इसने दी है देयर आर 95 पीबीटीजीज इन इंडिया। चौथी स्टेटमेंट इसने दे के रखी है इरुलर एंड कोंडा कोंडा रेड्डी ट्राइब इंक्लूडेड इन पीबीटीजी। तो भाई लोग ये इसने क्वेश्चन दे के रखा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, चलो मैं आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस लिख दूं क्या कि इसमें क्या क्या इसने उत्तर में पूछा है। तो इसने पूछा है, पहला जो ऑप्शन है, मैं साइड में लिख देता हूँ कि जगह की कमी है। तो ए ऑप्शन जो है वो लिखा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। जो बी ऑप्शन इसने दिया है 2 3 4, 3 4। देखो इस तरीके से आते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन, है ना। सी जो लिखा है इसने 1 2 और 4। डी जो लिखा है वो लिखा 1 3 और 4। लो भाई लोग, अब इसको जरा कोशिश करो अपना अपना उत्तर बताने की। सी ऑप्शन 1 2 4, कपिल का यहाँ पे 1 2 4। हाँ जी, बाकी बताओ जरा। सी, विवेक भी यहाँ पे। हाँ जी, बाकी तनु भी यहाँ पे, ममता भी यहाँ पे। हाँ जी, बाकी नितेश। नितेश मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, सुनो।
जो पीवीटीजी हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, वो कहाँ रहते हैं? दे रिजाइड इन 18 राज्यों में और एक यूटी में देखने को मिलते हैं हमें। दूसरा जिसने ऑप्शन लिखा है वो लिखा है कि इनकी घटती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इनको किस में रखा गया है? पीवीटीजी में। ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा, देर आर 95 पीवीटीजी, यानी कि भारत में 95 पीवीटीजी हैं। चौथा लिखा है इरुलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो पीवीटीजी में रखे गए हैं। अब करो सॉल्व इसको नितिश। ओके चलो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। शिवानी है, शिवानी आप आए अभी? तो शिवानी को तो समझ नहीं आया होगा इसका। चलो बाकी के लोग, आपका आंसर एकदम सही है। ममता ने आंसर दिया क्या? ममता क्या आंसर दिया आपने? शाबाश, सभी का आंसर एकदम सही है। देख लो तुमने 2019 का यूपीसी का क्वेश्चन फाड़ के रख दिया। फर्क सिर्फ इतना, अपने दिमाग लगाया और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानी। देखो, करंट अफेयर तुम आज का पढ़ रहे हो 2 तारीख का, ठीक है, 2 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो। क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया 2019 का। इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन आते कहां से एग्जाम में, करंट अफेयर का लिंक कैसे होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और क्या चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखो पहला है पीवीटीजी रिजाइड इन 18 स्टेट्स। देखो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दे क्योंकि तुमने अभी ये नहीं पढ़ा, क्योंकि बड़ी रेयर बात होती है कि हम इतना ज्यादा इन डेप्थ घुसते हैं। इसको छोड़ दो। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न, ये इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप कॉमन सेंस से, बिल्कुल भाई। वल्नरेबल तभी बोला गया है ना इसको वल्नरेबल, क्योंकि जनसंख्या कम हो रही है इनकी, इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, इसलिए तो स्पेशल ग्रुप में रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट इनकी क्या रहेगी? सही रहेगी, यानी कि बी स्टेटमेंट हमारी सही होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। तीसरा, देर आर 95, भाई सामने पता चल गया, मैंने तुम्हें क्या लिखवाया? 75, तो गलत हो गया। चौथा, इरुलर और कोंडा, देखो इरुलर के बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने इसके बारे में तो पढ़ा ना, कोंडा रेड्डी ट्राइब, इसको पीवीटीजी में रखा, तो ये भी क्या होगी? सही। तो यानी कि दूसरी और चौथी तो आपकी सही है। तो देखो जरा इन ऑप्शन पे जाओ, दूसरा चौथा कहाँ पे लिखा हुआ है आपका साथ में, ठीक है। तो एक इसमें लिखा गया है, एक इसमें लिखा गया है, यानी कि ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब इसका तीसरा है और पहला, तो यहां पे देखो तीसरा तो हमारे पास क्या है? गलत है, तो यानी कि ये भी कट हो गया। तो बिना पहले ऑप्शन को जाने ही हम क्या कर सकते हैं? अपना उत्तर दे सकते हैं 1, 2 एंड 4। ये भी सही है, 18 राज्यों में और एक यूटी में है ये, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी? शाबाश, गुड। इरुलर जो है वो तमिलनाडु में बोगी, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इरुलर ट्राइब जो है तमिलनाडु में, ठीक है। और जो एक यूटी है भाई लोग, आई थिंक वो अंडमान निकोबार है, लिख लो इसको। अंडमान निकोबार में भी ये ट्राइब पाई जाती है, कोंडा रेड्डी और इरुलर, सॉरी कोंडा रेड्डी। पीवीटीज जो है, ठीक है, वो अंडमान निकोबार में है। बाकी अगला जो एक टॉपिक है वो लिखा है कि इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल ट्रेड इन रूपी, यानी कि अब भारत और मलेशिया के बीच जो व्यापार होगा वो किसमें होगा? रूपी में नहीं होगा। डॉलर को छोड़ के इन्होंने रूपी को अपनाया है अपने पारस्परिक व्यापार को लेकर। बड़ी एक सक्सेसफुल बात है भारत के लिए, क्योंकि हमारा मुख्य एम क्या है? धीरे धीरे करके रूपी जो है वो व्यापार में जाए और व्यापार कंट्रीज के बीच रूपी में हो, तभी हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो अपलिफ्ट होगी। तो इस इतनी सी बात से आपको पेपर में देखो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत और मलेशिया के बीच जो है वो रुपए में जो है वो क्या होगा? व्यापार होगा। ज्यादा नहीं घुसेंगे हम इसमें, बहुत बड़ा आगे फिर अकाउंट्स के हैं, बोस्ट्रो नोस्ट्रो बैंक अकाउंट, ये बड़ी डेप्थ की चीज है, वो कभी बाद में बताऊंगा आपको जब टाइम होगा अच्छे से हमारे पास। अगला जो टॉपिक
अरे यार, अगला जो टॉपिक चल रहा है वो हमारे पास है यूपी टू स्पीड अप सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज। यानी कि ये देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एनिमी प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है, व्हाट आर एनिमी प्रॉपर्टीज। यहां से तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, प्रॉपर्टी दुश्मन की प्रॉपर्टी। दुश्मन कौन? तो सिंपल सी बात क्या याद रखोगे, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ है, बंटवारा हुआ, युद्ध हुआ, चाइना के बीच भी युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात होता क्या है आप सभी को पता है, जब दो कंट्रीज में आपसी जो पारस्परिक तालमेल है, जो रिश्ता जब खराब हो जाता है, तो क्या होता है, लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं, पलायन करते हैं। जो यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग थे चाइना से कुछ रह रहे थे यहाँ पे, वो वापिस अपने कंट्री खदेड़ दिए गए। यहाँ से दूसरे जो पाकिस्तान के थे वो वहां पे भेज दिए गए, ठीक है। या फिर जिन्होंने जाके फिर वो सिटीजनशिप किसकी ले ली, पाकिस्तान की और चाइना की रिस्पेक्टिवली। तो वो यहाँ पे जिन घरों में रह रहे थे, जो इनकी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, बड़े बड़े बंगलो, मकान और भी चीजें, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एनिमी प्रॉपर्टी। क्लियर हुई बात सभी को? डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, द प्रॉपर्टी, दोज द प्रॉपर्टी which properties which are left behind by the people who took citizenship of Pakistan and China after the partition किसका, जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत का जो बंटवारा हुआ, आफ्टर द पार्टीशन एंड 1962 वॉर। पार्टीशन बंटवारे के बाद और 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ है, उसके बाद जो लोग जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी पाकिस्तान और चाइना की, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि इनकी देखरेख कौन करता है, देखरेख इन द सेंस कि किसके अंडर आती है ये, तो ये आती है आपकी सीईपीआई के अंडर, सीईपीआई के अंडर। अब सीईपीआई क्या चीज है, तो ये है आपकी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि इसका देखरेख जो है वो सीईपीआई के अंडर आती है। ठीक है। और अगर मैं सीईपीआई की बात करूं कि कौन से एक्ट के अंदर इसका निर्माण हुआ या इसका गठन हुआ, तो सीईपीआई का गठन हुआ है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंदर। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंडर जो है वो इसका गठन हुआ है सीईपीआई का। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और सबसे ज्यादा अगर भारत में आपको एनिमी प्रॉपर्टीज कहां देखने को मिलेंगी, यूपी में। इस बात को भी याद रख लेना, यूपी में। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपको एनिमी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। अच्छा, क्लियर हुआ सभी को ये बात? गुड। अगला जो इधर था हिंदू में, मैक्रोन इनवाइट्स मोदी टू बेस्टाइल डे परेड। यानी कि मैक्रोन कौन है? शाबाश, फ्रांस के पीएम मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। भाई ये जीके में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लैरिकल में, इमैनुअल मैक्रोन। मैं सही लिख रहा हूँ ना नाम? आई थिंक इमैनुअल मैक्रोन ही नाम है इसका, न्यूज़पेपर में मैक्रोन लिखा है, इमैनुअल मैक्रोन
पीएम ऑफ फ्रांस, फ्रांस के। इन्होंने क्या करा है, मोदी साहब को इनवाइट करा है, इनकी यहाँ पे एक स्पेशल परेड होती है, मोदी जी को इन्होंने इनवाइट करा है, किस पे, बेस्टाइल, बेस्टाइल डे परेड के लिए। ओह शिट यार प्रेसिडेंट ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस के, सॉरी, बाय फॉल्ट। ठीक है, मोदी जी को इन्होंने क्या करा है, इनवाइट करा है ठीक है, बस इतना से याद रखोगे। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यार, हाँ एक चीज और याद रख लेना, मोदी जो है, मोदी से पहले सिर्फ कौन थे, डॉक्टर मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो यहाँ पे एज अ गेस्ट गए थे, कहाँ पे, फ्रांस में, तो उनके बाद मोदी जी को बुलाया गया है, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल तक कोई नहीं गया, तो सिर्फ मोदी जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है इसमें, वो है पुअर टेस्टिंग ऑफ पश्मीना शॉल्स स्टिल पोजेस अ प्रॉब्लम, यानी कि पश्मीना शॉल्स की जो पुअर टेस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रही है पश्मीना शॉल्स के लिए, इसके ट्रेड के लिए। अब यहां से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, पश्मीना, पश्मीना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। ठीक है, तो पश्मीना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पश्मीना क्या है, पश्मीना वूल होती है, ऊन होती है पश्मीना। ठीक है, ज्यादातर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पश्मीना, आपको, आप सभी को पता है, जे एंड के की पश्मीना शॉल बहुत फेमस है ना, पश्मीना शॉल ऑफ जे एंड के बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। आपको पता है ना, स्पेशल शीप है, एक गोट है, जिसकी ऊन से ये बनती है पश्मीना शॉल। ठीक है, कश्मीरी गोट है ये, पश्मीना, जिसको पश्मीना भी आप जिसको कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि बेसिकली जो गोट होती है, कहाँ से कहाँ पे ये ऊन जो बनती है, कहाँ पे होती है गोट, ये चांगथांग क्षेत्र में, चांगथांग क्षेत्र में, ये लद्दाख में है, लद्दाख में है चांगथांग क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे गोट जो होती है, यहाँ की चांगथांगी गोट बोलते हैं जिनको, तो वहां से भी ऊन ये मिलती है हमें। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एरियाज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपर एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे चांगथा, चांगथा लोग जो रहते हैं। ठीक है, ये ट्राइब भी है बेसिकली एक, आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब पश्मीना गोट जो है, इसको मैंने पहले बोल दिया, चांगथांगी गोट भी बोलते हैं या पश्मीना गोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, लद्दाख के क्षेत्र में, मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए। ठीक है, चांगथांगी गोट जो लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलती है आपको। मेरे को उसका ट्राइब का नाम नहीं याद आ रहा यार, अभी जस्ट मैं आपको बताता, क्योंकि, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, चंगपा, चंगपा, ठीक है, चंगपा, चंगपा ट्राइब, चंगपा ट्राइब। ठीक है, ये लोग पालते हैं इनको, इसके बारे में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट आपको लिखवाने वाली होगी उसमें।
बाकी कुछ नहीं है, बस यही रखो याद। क्वेश्चन देखे जरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूछा गया 2014 में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है, आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा इसने चंगपा के बारे में। देखो जरा, हम बात कर रहे हैं और चंगपा के ऊपर क्वेश्चन ये इस तरीके से आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा इसने, विद रेफरेंस टू चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि चंगपा से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो। ये इसका क्वेश्चन है। सॉल्व करना चाहते हो, मैं क्वेश्चन करवाऊं आपसे? ओके, तो जिसमें पहला जो इसमें स्टेटमेंट है वो है, दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसने दिया है, दे रियर द पश्मीना गोड्स, यानी कि पश्मीना गोड्स को पालते हैं ये। दे रियर द पश्मीना गोड्स। तीसरा जो ऑप्शन है वो है, इनको एसटी में रखा गया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है इनको। ये भाई आपके पास ऑप्शंस हैं, और इस नीचे इसने क्या दिया है, ए में इसने लिखा है वन ओनली, बी में इसने लिखा है 2 and 3, सी में इसने लिखा है 3 ओनली, एंड डी में इसने लिखा है 1, 2 and 3। अब करो सॉल्व जरा इसको। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन 2 and 3। हाँ जी, बाकी बी। विवेक आप, शाबाश, वेरी गुड। देखो, कर लिया आपने आसानी से सॉल्व। क्यों? आपने क्या देखा कि ये यूके में नहीं रहते हैं, उत्तराखंड में थोड़ी ना है, ये कहां पे है? लद्दाख। लद्दाख किस में आएगा? जे एंड के में। पहले जे एंड के में आता था तब का क्वेश्चन है, अब आपको पता है लद्दाख एक अलग से यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तब भी लद्दाख में है, तो यूके में नहीं रहेंगे। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कि ये दे रेयर द पश्मीना गोट्स, हाँ बिल्कुल, पश्मीना गोट को पालते हैं भाई ये, जिससे एक स्पेशल ऊन मिलती है, प्राप्त होती है, जिससे कि पश्मीना शॉल्स बनती हैं। बहुत महंगी शॉल्स होती हैं ये, और इनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल है, मैंने जब आपको चंगपा भी करवाया थोड़ी देर पहले, मैंने लिखवाया कि ये क्या है, ट्राइब है एक। आपको हिमाचल के एरियाज में भी देखने को मिलेंगी, अपर एरियाज में, और लद्दाख के क्षेत्र में तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उत्तर आपका सही रहेगा सेकंड एंड थर्ड। वेरी गुड। 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन था ये। टफ है क्या चीजें ये? इजी चीजें हैं, लेकिन इजी कब आएगा, जब आप अभी साथ का साथ पढ़ रहे हो। यही क्वेश्चन अगर आपसे मैं 2-4 महीनों के बाद पूछूंगा तो शायद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी इसको सॉल्व करने में। तो इसका एक ही मंत्र है कि रिवाइज करो इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। अगला न्यूज में चल रहा है, आज के टॉपिक में आया हुआ है काला अजहर। साइंस एंड टेक के सेक्शन में काला अजहर के बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले पेपर्स के लिए, है ना। और अच्छी खबर ये आई है कि, क्यों आई है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसके केसेस क्या हुए हैं, डिक्लाइंड, यानी कि कम हुए हैं इसके केसेस काला अजहर के। काला अजहर क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ फीवर, बड़ा भयंकर फीवर होता है ये, ठीक है। और इसके चांसेस ये होते हैं कि 50-50 चांसेस बन जाते हैं, कि काफी पॉसिबिलिटी कम होती है बचने की। इतना खतरनाक फीवर होता है, इतना याद रखोगे आप। ठीक है। काला अजहर की बात करूं तो यहां से एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इसको नाम से क्लियर है, इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको बिसरल लेशमैनियासिस भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका ऑलरेडी एक बार। बिसरल लेश मैनिएसिस, ठीक है, बिसरल लेशमैनियासिस, इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना, ठीक है। या दमदम फीवर भी बोलते हैं इसको, दमदम फीवर, ब्लैक फीवर,
बिस्ट्रल लेशमैनियासिस एंड दमदम फीवर। ठीक है, फैलता किससे है ये? सैंड फ्लाई से। सैंड फ्लाई से। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सैंड फ्लाई से। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली इसका नाम रखा गया है सैंड फ्लाई। ये नॉर्मल फ्लाई होती है, जैसे घर की जैसे होती है ना मक्खियां, लेकिन थोड़ी साइज में बड़ी होती है थोड़ी। ठीक है, और आई थिंक ये ब्लूइश कलर में होती है समबट। इतना दिमाग में मेरे नहीं है, बट जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ। आई थिंक ब्लूइश कलर में होती है ये सैंड फ्लाई जो होती है। ठीक है, ओके। उसी से फैलती है बेसिकली, एक ह्यूमन से, ठीक है, टू सेकंड ह्यूमन, इस तरीके से फैलती है ये सैंड फ्लाई से। यानी कि वो एक बंदे को वाइट करेगी और फिर दूसरे वही जाके दूसरे बंदे को वाइट कर लेगी, तो इस तरीके से भी फैलती है बीमारी ये। और ज्यादातर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है काला अजहर। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे काला अजहर के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं पूरे विश्व में। याद रखोगे इस बात को। और ये पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज, ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। पैरासाइटिक डिजीज, पैरासाइट आई थिंक होते हैं, जीवाणु कहते हैं इनको, या फिर परजीवी। परजीवी, शायद परजीवी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पैरासाइटिक डिजीज है काला आजार। चलो, अगर ये लिख लिया तो आगे हम लिखेंगे इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस कि डब्ल्यू ने इसको किस दर्जे में रखा है। तो उसने डब्ल्यू के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ये सेकंड डेडलीस्ट है। सेकंड डेडलीस्ट डिजीज। ठीक है, तो इतना, बस इतना से याद रखोगे। और इंडिया में बात करूं तो सबसे ज्यादा बिहार वगैरह में इसके केसेस काफी आते हैं। बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड वगैरह में इसके केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। सैंड फ्लाई के काटने से ये फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। बाकी सिम्टम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स ये याद रख सकते हो, मैंने बता दिया कि फीवर होता है इससे, वेट लॉस होता है। ठीक है, इस तरीके से काम करती है ये। एज इट इज कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। ठीक है, तुम ऐसा सोचो कि कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका, वो नहीं है। कुछ इसमें आपको ड्रग्स दी जाती हैं, तो वो याद रखना, नॉट इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंडिया ने शायद 2023 का टारगेट रखा है भाई इसको एलिमिनेट करने का, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ 2023। भारत ने 2023 का लक्ष्य रखा है इसको खत्म करने का, एलिमिनेट करने का भारत से। ठीक है, इसके अलावा साइंस सेक्शन में आज इंपॉर्टेंट चीज थी एक, वायरस के बारे में, मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस, ठीक है, ये बेसिकली आपको अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। वहां पे इसका आउटब्रेक चल रहा है अभी। ये भी काइंड ऑफ फीवर है। ठीक है,
तो इतना सा याद रखोगे इसके बारे में। नाम मार्बर्ग क्यों रखा है? क्योंकि सबसे पहले 1967 में जब ये आइडेंटिफाई हुआ था, 1967 में जब ये आइडेंटिफाई हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? ये जगह का नाम है मार्बर्ग, ठीक है, मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट। मार्बर्ग या फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, ठीक है, दो जगह का नाम है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? जर्मनी में। सबसे पहले वहां पे देखा गया था सिटी में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया मार्बर्ग वायरस। फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पे ये फैला है। और ये भी काफी फेटल है, बेसिकली इसकी फेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, 50% चांसेस होते हैं बचने के। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है। ठीक है भाई लोग, तो ये आज का इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट था न्यूज में, ठीक है। और या अगर कुछ करना चाहो काम तुम्हारे लिए, तो रोमानिया के बारे में आज आया था, तो तुम नेट में अगर देखो, ये क्वेश्चन आपको आते हैं ज्योग्राफी में से, जैसे जो न्यूज में चल रहा होता है बड़े एग्जाम्स के लिए, स्पेशली रोमानिया, रोमानिया चल रहा था न्यूज में, तो आप इंडिया से रिलेशन में जो कुछ चल रहा था, तो आप रोमानिया को मैप में देख सकते हो जाके आज। रोमानिया के बारे में इसकी लोकेशन देख लेना कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कैपिटल वगैरह इसकी और लोकेशन। तो ये आपको होमवर्क रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बातें आज की।